आर्थिक आजादी। दोस्तों, हमारे भारत देश को आजादी मिले हुए लगभग 74 साल हो गए, 74 ईयर्स हो गए। भारत आजाद हो गया, लेकिन क्या भारतीय आजाद हो गए? मेरा कहने का मतलब है, ऐसे तो हमें आजादी है, हम हिंदुस्तान में कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, कहीं खा पी सकते हैं, वो हमें आजादी है। लेकिन क्या हमें हमारा पॉकेट हमें वो आजादी देता है? क्या आर्थिक मामले में क्या हम आजाद है? तो जवाब आएगा कुछ लोगों का हाँ, कुछ लोगों का ना। दोस्तों, इसी जवाब को ध्यान में रखकर आज का हम आर्थिक आजादी का सत्र लेते हैं। देखिए, इस दुनिया में एक सबसे बड़ा नियम है। इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, जो आदमी सबसे अमीर हुआ है ना दोस्तों, वो आदमी ज्यादा कमाने से हुआ है या कम कमाने से हुआ है। ये दोनों का कोई फर्क नहीं है। माने ये ज्यादा कमाने से भी अमीर नहीं हुआ या कम कमाने से भी अमीर नहीं हुआ। आदमी अमीर क्यों हुआ है? ज्यादा बचाने से। दोस्तों, बचाना आज की तारीख में, सेविंग, बचत बहुत बहुत मायने रखता है। मैं तो कहता हूं कि हमें, इवन जो हमारा जनरेशन है, शायद हम जब बचपन में छोटे थे, शायद हमारी आर्थिक आर्थिक कंडीशन इससे कम से कम आधी तो थी, इससे इससे काफी बुरी कंडीशन में थे हम। लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाया गया कि कैसे, अगर आपको पैसे को कैसे बचाना है। अगर कोई चीज है, जब तक उसका इस्तेमाल ना, उसको फेंका नहीं करते, तो हम उस मेंटालिटी में हम छोटे से बड़े हुए। आज देखिए, आज आप और हम कोई फालतू खर्चा नहीं करते, हम पैसा बचाते हैं। लेकिन ये हमारे आगे का जनरेशन है ना, शायद उनको वो कल्चर शायद उन्होंने अडॉप्ट उतना नहीं किया जितना आपने और हमने किया है। तो दोस्तों, कहते हैं ज्यादा कमाने से आदमी अमीर नहीं होता, कम कमाने से आदमी अमीर नहीं होता, आदमी अमीर होता है ज्यादा बचाने से। और आज की तारीख में ये इस पैंडेमिक सिचुएशन में लगभग 1.25 साल हो चुका है। लगभग सारे लोगों के व्यवसाय, सारे लोगों की नौकरी इस समय दांव पर लगी हुई है। बहुत सारे लोग नौकरी गंवा बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को आधा पगार आ रहा, आधी सैलरी आ रही है। और ऐसे में हमें एक एहसास हो गया कि इस पैंडेमिक, इस कोविड ने हमें दिखा दिया कि भाई साहब, आपको तैयार रहना है। आपको तैयार रहना है कि फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट, पैसे की जरूरत आपको कभी भी आ सकती है। अभी तक हमने कभी फाइनेंशियल प्लानिंग में ये नहीं सोचा था कि हमारे पास अगर हम काम नहीं करें, घर पे बैठे, तो कम से कम आगे 2.5-3 साल हमारा घर चले, इतने पैसे आने चाहिए। ये फाइनेंशियल प्लानिंग किसी के दिमाग में ही नहीं आया था, ये हमें कोविड ने सिखा दिया। तो भाई साहब, ऐसे अनगिनत परिवार है जो आज उनके उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियली बड़े साउंड है, एक लेवल पर ऑलरेडी आ चुके हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसे लोग शायद ना के बराबर, यहाँ पे एक मिडिल क्लास या हल्का सा अपर मिडिल क्लास क्राउड यहाँ पे है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि हमारे पास एक बचत, अगर जिन जिन लोगों ने बचत किया था, देखिए ये यही बचत उनके काम में आ गया। ये 1.5 साल यही बचत के सहारे उन्होंने अपनी जिंदगी को आसानी से काट दिया। तो दोस्तों, आइए आज का कंसेप्ट हम उसी के आधार पर लेते हैं। देखिए, बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हो सकता है मेजोरिटी लोगों को बच्चे रहेंगे। दोस्तों, बच्चे हैं इसका मतलब हम माता पिता है, और हमारा फर्ज है कि बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह करना। बच्चे के जीवन में जो सबसे अच्छी चीज है वो उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो कपड़े हो, खाना हो या शिक्षा हो। और हर एक माता पिता अपने बच्चों के प्रति बड़ा संवेदनशील रहता है। वो अपने बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, वो द बेस्ट, जो सबसे बेहतरीन है, वो बच्चों को देना चाहता है। बच्चों को करना ही है भाई साहब, बच्चे के लिए तो करना ही है। देखिए, महाभारत में आपको पता होगा, एक ऐसा किस्सा था कि महाभारत में एक पिता अपने पुत्र को एक सौगात देते हैं। आप आपके मन में आया होगा, महाभारत में एक पिता ने पुत्र को सौगात दिया, तो कौन है? तो पिता थे भगवान सूर्य नारायण। भगवान सूर्य पिता थे, और पुत्र था कर्ण। और कर्ण को सौगात क्या दी थी? कर्ण को गिफ्ट क्या दिया था?
कवच कुंडल, एक ऐसा कवच कुंडल जिसकी वजह से न जाने कितनी बार करण के ऊपर न जाने कहां कहां से आपत्ति आई, लेकिन जान पर दाव मतलब उसकी जान जाने वाली थी या उनकी जान जा सकती थी, लेकिन उस जान को बचाया उस कवच कुंडल ने। दोस्तों ये कवच कुंडल था जिसके कारण कर्ण किसी युद्ध में हारा नहीं और वो सर्वोत्तम युद्ध हो गया। खैर सबसे आखिरी युद्ध में वो हार गए क्योंकि भगवान कृष्ण थे। लेकिन कहने की बात ये थी, अच्छा उसमें भी कवच कुंडल को निकाला गया तब कर्ण को मारा गया, अन्यथा कर्ण को मारना मुश्किल नहीं, बड़ा मुश्किल था। वैसे भी यह महाभारत का किस्सा है। एक पिता ने अपने पुत्र को एक सौगात दी कवच कुंडल की। लेकिन ये तो लेकिन ये तो कलयुग है, वो तो द्वापर युग था। क्या कलयुग में एक पिता अपने पुत्र को गिफ्ट दे सकते हैं? तो हाँ, दे सकते हैं। कवच कुंडल दे सकते हैं? तो जी हाँ, कवच कुंडल दे सकते हैं। वो कवच कुंडल कर्ण के जान बचाने के लिए जान बचाने वाला था, जान बचाने के हिसाब से था। लेकिन आज का कवच कुंडल दोस्तों बहुत बड़े मायने रखता है। आज का कवच कुंडल एक जनरेशन में आगे की तमाम जनरेशन के ऊपर असर डालता है। और आज का कवच कुंडल है शिक्षा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों आज की तारीख में आप और हम देखते हैं, बच्चों को जब हम शिक्षा देते हैं, बच्चे जब मान लीजिए ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं। आज की तारीख में बहुत कम बच्चे हैं जो 10th और 12th में छोड़ देते हैं, लेकिन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ग्रेजुएशन तो मिनिमम हो ही जाता है। ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही बच्चे नौकरी के लिए, जॉब के लिए बाहर जाते हैं, न जाने कितने इंटरव्यू देते हैं वो, और इंटरव्यू न जाने बहुत सारी कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। और जब इंटरव्यू के बाद उनको जो नौकरी मिलती है, तो वो नौकरी की शुरुआत होती है उनकी 20,000, 15,000, 20,000 या 25,000। दोस्तों इसका मतलब क्या है? जो ग्रेजुएशन होकर जब जॉब के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग ग्रेजुएशन होते हैं, ऐसे लाखों लोग नौकरी के लिए जाते हैं। एक नौकरी के लिए न जाने कितनी जगह से इनविटेशन आता है, न जाने कितनी जगह से एप्लीकेशन आता है। तो आपके बच्चे अगर केवल ग्रेजुएट होते हैं तो वो भीड़ का हिस्सा होते हैं, भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा होते हैं। अगर आपके बच्चों को भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना है, अगर आपके बच्चे को भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना है, तो वो बहुत बड़े मायने रखता है कि आपको कुछ प्लान करना बहुत जरूरी है। दोस्तों बच्चों के हायर एजुकेशन में प्लान करना पिता का फर्ज है, बच्चों की शादियों का प्लान करना पिता का फर्ज है। लेकिन इन सब में देखिए, बच्चों को अपनी जिंदगी में खड़ा करना हर एक माता पिता का फर्ज है। और मुझे पूरी आशा है मेरे सामने जितने भी माता पिता यहाँ पे उपस्थित है, सारे लोग वो प्रयास करें कि मेरे बच्चों को द बेस्ट मिले, द सबसे बढ़िया मिले, मिलना भी चाहिए क्योंकि उसके माता पिता है ना। दोस्तों इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आपने जो बच्चों के लिए किया, बच्चों को द बेस्ट मिलेगा। आप अपने जीवन को, कहते हैं ना, पेट काट काट कर बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए, वो हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारी संतान है, हमारा खून है, हम तो पूरी जी जान लगा देंगे उसकी जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन आज का दोस्तों कंसेप्ट इसी आधार पर है, जरूर आपको बच्चों के लिए करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो आपको बढ़िया करना ही करना है। आज मैं कंसेप्ट आपको दिखाने वाला हूं फाइनेंशियल फ्रीडम। इस समय आपको जॉब है, इस समय आपकी इनकम है, इस समय आपके खून में रग है। आप ऐसे उम्र में हो जो 30 या 35 या 40 या 45 की उम्र में हो। आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। एक कोविड ज्यादा से ज्यादा आपको 1 साल या 1.5 साल रोक सकता है, बराबर है। एक कोविड आपके बिजनेस को जीरो पर ला सकता है, लेकिन बिजनेस करने की आपकी काबिलियत को नहीं जीरो पर ला सकता है। एक कोविड आपकी जॉब को छीन सकता है, लेकिन जॉब करने की आपकी काबिलियत को नहीं छीन सकता। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही कोविड जाएगा, हमें वापस नौकरी मिलेगी, वापस बिजनेस शुरू हो जाएगा और वापस हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे। दोस्तों यह बात कुछ और है। आपके रहते आप है तो बच्चों के पालन पोषण में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे बड़े बड़े आदमी बन ही सकते, सवाल ही नहीं। तो हमें आज का टॉपिक इसी के रिलेटेड है। दोस्तों मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। देखिए आज के टॉपिक के रिलेटेड मैंने आपके लिए कुछ खास बनवाया है। आज का टॉपिक है श्रवण कुमार कंसेप्ट। दिस इज टोटली अवेयरनेस प्रोग्राम।
यहाँ पे हम केवल अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम तब तक आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे जब तक आपके अंदर का इंसान ये ना कहे कि यस, मुझे इसकी जरूरत है। तो दोस्तों, ये श्रवण कुमार, हालांकि श्रवण कुमार का नाम आता है, आज की तारीख में श्रवण कुमार का नाम काफी माता पिता, आज से एक जनरेशन पहले काफी माता पिता ने अपने बच्चों का नाम श्रवण कुमार रख दिया था, क्योंकि इतिहास में श्रवण कुमार नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है। माँ बाप बच्चों का नाम श्रवण कुमार इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने बचपन से सुना है राजा दशरथ था। राजा दशरथ था, जब वो शिकारी के लिए गया था, और राजा दशरथ की एक खासियत थी, वो आवाज की गति से वो तीर चलाते थे और शिकार करते थे। ऐसे ही एक रात में आवाज की गति से उन्होंने तीर छोड़ा, और जहां शिकारी उसको जानवर लगा था, वहीं पे एक इंसान की मौत हो गई, और वो इंसान था श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता को कावड़िया में लेकर वो काशी जा रहा था। अपने माता पिता की सेवा करने में वो बड़ा तत्पर था, माता पिता की बड़ी सेवा करता था। और ऐसे चलते चलते जब माता पिता को प्यास लगी, तब ये श्रवण कुमार ने उनका वो कावड़िया एक रस्से के बगल में रख दिया और कहने लगा कि मैं अभी आता हूँ। और जैसे ही पानी लेने गया, तो वो पानी में जैसे ही वो पानी भर रहा था, उसके पास जो था उसमें पानी भर रहा था, आवाज आ गई और एक तीर आकर उसके सीने को छल्ली कर गया। पता चला दशरथ ने जब देखा कि मेरे तीर से कोई जानवर नहीं मरा, एक नौजवान युवक मर गया, तो उसको बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ। लेकिन उसने उस पीड़ा में भी वो श्रवण कुमार का वो तीर निकाला और उसको कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ तुम्हारे ऊपर कोई उपचार करता हूँ। श्रवण कुमार ने कहा, शायद मेरी जान नहीं बचेगी, शायद मेरी जान नहीं बचेगी। राजा दशरथ माफी मांग रहा था। बोला, माफी तो मैं दे भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जिनको पानी दे रहा था, अगर वो पानी उन तक नहीं पहुंचा तो वो मर जाएंगे। आप मुझे छोड़िए, आप ये पानी लेकर उन मेरे माता पिता के पास जाइए और उनको पानी पिलाइए। तो दोस्तों, ये श्रवण कुमार इतना माता पिता की भक्ति करने वाला था, सेवा करने वाला था, कि अपनी मौत के समय भी उसने अपने माता पिता की प्यास की फिक्र की। खैर, आगे की कहानी सबको पता है। शायद इसी एक शाप से पूरा रामायण सामने आ गया। दोस्तों, श्रवण कुमार माता पिता को संभालने वाला, द ट्रू केयर टेकर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का सच्चा सच्चा साथी, पेरेंट्स को संभालने वाला जो श्रवण कुमार, जो इतिहास में है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों। हमारे पास आज मतलब आप, आपकी पत्नी और आपको दो बच्चे रहेंगे, या दो बेटे रहेंगे, या दो बेटी रहेगी, या एक बेटी रहेगी, या एक बेटा रहेगा। तो आपके हिसाब से कंप्लीट फैमिली आप हो। आज यह व्यक्ति, यह कमाने वाला व्यक्ति, आज दिन रात, आज मेहनत करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, तब जाके वो इनकम ले आता है इस परिवार में। और यह व्यक्ति उस परिवार को, वो उस अमाउंट को, उस पैसे को इस तरह उसका मैनेजमेंट करता है। इस यह व्यक्ति, मतलब उस घर की यह स्त्री, इस आदमी की पत्नी, इन बच्चों की माँ, उस पैसे को इतना बढ़िया रीत से वो मैनेजमेंट करती है कि उसमें घर का खाना पीना, घर का मेंटेनेंस, घर के बिल्स, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का दूध वगैरह, जो भी उनको बेस्ट मिलना चाहिए, वो बेस्ट मैनेजमेंट यह घर की स्त्री करती है। यह घर अगर अगर कहीं पे बैलेंस है, तो इन दोनों के ऊपर बैलेंस है। हाँ, अच्छा, कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि यह घर की जो स्त्री है, यह जॉब करके भी घर संभालती है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। सो दोस्तों, कहने का मतलब ये एक है कि आज ये परिवार अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। आज यह आदमी, आज यह औरत, ये हस्बैंड वाइफ, बराबर है, अपने जिंदगी का एक मकसद सामने रखे हुए है कि हमारे बच्चों का पालन पोषण में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना होना चाहिए, द बेस्ट होना चाहिए। अब ये लोग क्या करते हैं, देखिए बच्चों का खर्चा क्या क्या होता है, ये जी जान से खर्चे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बच्चों के लिए खाना होता है, साथ में फ्रूट्स होते हैं या दूध होता है। खाना, फ्रूट, दूध,
ये तमाम बातें हम बच्चों को खाने में देते हैं, क्योंकि बच्चों का जो आहार होता है ना वो पोषक होना चाहिए, तो सारा आहार उनको मिलना चाहिए, तो वो हम देते हैं। दूध भी कभी बच्चों को ऐसे नहीं पिलाते, उसमें या तो बॉर्नविटा या तो कॉम्प्लान वगैरह जो बेस्ट होगा वो हम करते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते। बच्चों का साबुन अगर वो छोटे से थे, तब हमने जॉनसन एंड जॉनसन का साबुन लिया था, कितना महँगा था, फिर भी लिया था। लेकिन जैसे-जैसे आप देखिए बच्चों के लिए खाना बढ़िया लगता है, फ्रूट्स या उनके लिए दूध, एग्स वगैरह जो बेस्ट हम देने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों के लिए कपड़े। कपड़ों में आता है स्कूल के कपड़े या बाहर जाने के लिए कपड़े, तमाम कपड़ों का हम खर्चा बच्चों के लिए करते हैं। अच्छा, देखिए आप देखिए हमारे कपड़े अगर कोई मॉल में जाइएगा कपड़े लेने के लिए, हमारे कपड़े खरीदेंगे तो हमारा शर्ट आएगा 700 का, 800 का, 1000 का, लेकिन बच्चों के कपड़े लेने जाइए सीधा 2000 और 2500। 2 ढाई हज़ार से बच्चों के कपड़े की शुरुआत होती है। मतलब बच्चों के कपड़े भी कॉस्टली होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हम लेते हैं। कोई त्योहार आ गया, बच्चों के लिए नए कपड़े ले लिए। इसी के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा, उसका स्कूल का खर्चा, यूनिफ़ॉर्म, स्कूल बस, पढ़ाई-लिखाई, ट्यूशन फ़ी। अच्छा, इसके अलावा बच्चे ट्यूशन में भी जा रहे हैं, तो ट्यूशन का भी खर्चा होता है। वो टीचर का पेमेंट होता है, वो अलग से खर्चा है, लेकिन हम बड़ी ईमानदारी से वो खर्चा करते हैं। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप अपने निजी खर्चों में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। इसके अलावा बच्चों को आपको घूमने ले जाना है, हम आप घुमाने ले जाते हैं। अभी तो ठीक है कोविड है, लेकिन कोविड के पहले या कोविड के बाद में छुट्टियों में हम बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, या कोई वीकेंड आ गया, बच्चों को लेके हम टूर पर गए या घूमने गए, तो बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हम ध्यान रखते हैं, उनको भी अच्छा लगे, तो उसके पीछे भी हम पैसा खर्च करते हैं। उसी के साथ-साथ बच्चों को अगर मूवी देखनी है, अगर देखने लायक कुछ बच्चों की देखने लायक कुछ बढ़िया मूवी है, तो हम उनको लेकर जाते हैं मूवी देखने के लिए। तो बच्चों का एंटरटेन भी हम लोग ध्यान रखते हैं। इसी के साथ-साथ कभी हम लोग बाय कार जा रहे हैं, कोई मैकडॉनल्ड है, कोई केएफसी है, आज के तारीख के बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारा चीज़ देने का भी हम प्रयास करते हैं। तो हम हमेशा एक अच्छे माता-पिता होने का हम हमेशा फर्ज़ बनाते हैं कि नहीं, मेरे बच्चों को द बेस्ट मिलना चाहिए। भाई साहब, कभी आज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हम देखिए ये तो कभी कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहिए, कोई करेगा भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। आज मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आज आप करके देखिए। अगर बच्चों के खर्चे को अगर थोड़ा कैलकुलेट किया जाए, याद करिए बच्चे उनके खाने का खर्चा महीने भर का खाने का खर्चा, दूध का खर्चा, जो फल है उसका खर्चा, उनके कपड़ों का खर्चा, उनके पढ़ाई का खर्चा, उनके ट्यूशन का खर्चा, उनके घूमने या घुमाने ले जाने का खर्चा, उनके मूवी देखने का खर्चा या होटल में खाना खाने जाने का खर्चा। अगर सारा खर्चा आप टोटल जोड़ दिया जाए, भले एक साल का या महीने का, तो एवरेज महीने का कितना आएगा? एवरेज महीने का कितना आएगा? देखिए, मंथली एक्सपेंसेस ऑफ चाइल्ड, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हर महीने का एक बच्चे के पीछे उसके खाने का, कपड़ों का, स्कूल का, ट्यूशन का, पिकनिक का, एंटरटेनमेंट का, फास्ट फूड या होटल का लगभग कितना खर्चा आता होगा? तो आपको अगर मैं ये सवाल पूछता हूँ, अगर मान लीजिए आप मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास में है, बराबर है, एक अपर मिडिल क्लास में है, तो अपर मिडिल या अपर मिडिल के इन बिटवीन मैं वो कहता हूँ, तो जवाब आएगा, भाई साहब अगर जोड़ दिया जाए ना, तो कम से कम 10,000 एक बच्चे का पकड़ लो। एक बच्चे के पीछे 10,000 तो आना ही आना है, ये तो मैंने फिर भी मिनिमम कहा, ये तो मिनिमम होता है, उतना तो आता ही है। अब देखिए, मतलब आपके 2 बच्चों का खर्चा मिला के 20,000 होता होगा? आप बोलोगे जी हाँ, अगर मुझे 2 बच्चे हैं तो 20,000 होता है, बराबर है? यस, आपका आपका जवाब होगा यस। अब यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप सबसे विनती है, बड़ी ध्यान से देखिए आगे का किस्सा। यहाँ पे है फादर, मान लीजिए उम्र है 35 साल। यहाँ पे सन, बच्चा मतलब उनका बेटा जो मान लेते हैं 5 साल का। यहाँ पे उनकी बेटी वो है 3 साल की। ये हम एक एवरेज फैमिली को देख लेते हैं। अब देखिए, ये है फादर जिनकी 35 साल की उम्र है, ये है बच्चा जो इस समय 5 साल का है और ये है बेटी जो इस समय 3 साल की है। अब बच्चों के ऊपर हर महीने का खर्चा करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? फादर की है।
फादर वो खर्चा करते हैं, और फादर अभी अभी हमने देखा एवरेज अगर निकाला जाए तो 10,000 का खर्चा होता है। तो फादर है ना, फादर सन के लिए महीने का 10,000 खर्चा करते हैं, डॉटर के लिए महीने का 10,000 खर्चा करते हैं, सन के लिए 10,000, डॉटर के लिए 10,000, सन के लिए 10,000, डॉटर के लिए 10,000। ये 10-10,000 के खर्चे हर महीने इनके होते ही है। ये खर्चे कब तक करते हैं? 25 साल की उम्र तक। क्योंकि 25 साल के बाद तो बच्चे अपनी जिंदगी में वो खुद खड़े होते हैं, उनकी इनकम उसके बाद उनके उनकी इनकम उसके बाद लगभग शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक उनकी इनकम शुरू नहीं होती, तो फादर उनको एवरेज हम देखते हैं तो 10-10,000 तो खर्चा करते ही। बेटी 25 साल की उम्र तक बेटी के पीछे भी 10-10,000 का खर्चा होता है। अब ये 25 साल में 10-10,000 का खर्चे के अलावा क्या होता है? देखिए, बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है। मतलब वो अगर ग्रेजुएट बनते हैं, मास्टर्स बनते हैं, वो एमबीएस बनते हैं, वो बीटेक होते हैं, वो एमटेक करते हैं, जो भी, या वो डॉक्टर बनते हैं, तो स्पेशल एजुकेशन होता है। और एजुकेशन के बाद 25 साल का बेटा है, भले बढ़िया जॉब है, भले उसकी शादी तय हो गई, लेकिन खर्चा 25 साल में वो खुद भी नहीं वो खर्चा कर पाएगा। जाहिर सी बात है, माता पिता को ही करना पड़ता है। तो मैरिज का खर्चा भी माता पिता करते हैं। यहाँ पे बिटिया के लिए स्पेशल एजुकेशन देते हैं, बिटिया का मैरिज करते हैं। अच्छा, बेटी का आफ्टर मैरिज एक्सपेंसेस भी होता है। आफ्टर एम मतलब आफ्टर मैरिज एक्सपेंसेस कैसे? बेटी अगर ससुराल गई है तो पहले साल वो मायके में जब जब आती है तब तब बेटी को कोई साड़ी देनी पड़ती है, बेटी के लिए कोई गिफ्ट देना पड़ता है, जमाई के लिए कोई गिफ्ट लेना पड़ता है, कोई सोने की अंगूठी या सोने का कोई गिफ्ट देना पड़ता है। तो आफ्टर मैरिज खर्चे है। बेटी जब डिलीवरी के लिए आती है, पहली डिलीवरी, तो उस समय में माता पिता को वो डिलीवरी का खर्चा करना पड़ता है, तो वो उसका भी तकरीबन लाख एक रुपया तो मिनिमम पकड़ के चलिए, तो वो भी खर्चा होता है। तो इसका मतलब यह व्यक्ति अपने बच्चों के पीछे 25 साल तक मेहनत करके बच्चों के पीछे एवरेज अगर देखा जाए तो 10-10,000 हम एवरेज मान लेते हैं खर्चा करता है। अच्छी बात है, ये हमारा फर्ज है, हमें करना ही है। हमारे बच्चों की नींव को, हमारे बच्चों की बुनियाद को हमने बढ़िया बनाया, उनको एक सामान्य नहीं, उनको एक असामान्य नागरिक बनाया, उनको हमने ग्रेजुएट किया, मास्टर्स करवाया, एमबीए करवाया, स्पेशल डिग्री दिलवाई है। आज बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिला है, आज उनका शादी हुआ है, वो अपनी जिंदगी में एकदम मशगूल है उनको। क्योंकि बच्चों की शादी में अगर बच्चों ने ही कर्जा लिया होता, तो उनकी जिंदगी पहले शुरुआत में ही उनकी जिंदगी कर्जे में चली जाती। और एक पिता कभी ये नहीं सोचेगा। तो पिता ने क्या सोचा, बच्चे को शुरुआत में कर्जा क्यों दूं, मैं ही कुछ करता हूँ। और बच्चे को कितनी आसानी से आपने एक एक अपने हाथों से बस जिंदगी की शुरुआत करा दी। अब बच्चे के लिए माता पिता इतना सब करते हैं, मेरा एक सवाल है आपसे, डू यू हैव एनी गारंटी that your son, your daughter, your son-in-law will take care of you after your retirement respectfully? मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, बच्चों की शादी करना, स्पेशल एजुकेशन देना, हायर एजुकेशन देना, ये हमारा फर्ज है, इससे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अभी एक आगे का सवाल पूछता हूँ, जिन बच्चों के लिए आप इतना जबरदस्त मेहनत करके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हो, जो हमारा फर्ज ही है, करना ही चाहिए, क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बहू भविष्य में हमें रिस्पेक्ट के साथ जिंदगी में संभाल सकती है? आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्टफुली संभाल सकती है? क्या हमारी बेटी या हमारा जमाई हमें भविष्य में आफ्टर रिटायरमेंट का बाद हो, मतलब जब हमारी इनकम हमेशा हमेशा के लिए बंद होती है, क्या हमारे बच्चे हमें उतने रिस्पेक्ट से संभालते हैं? तो शायद कुछ लोगों का जवाब होगा, जी हाँ संभालेंगे। हमने हमारे माता पिता को संभाला तो हमारे बच्चे हमें संभालेंगे। ऐसा भगवान से लाख लाख प्रार्थना है आपकी बात सच हो। हमने हमारे माता पिता को बढ़िया प्यार से संभाला, रिस्पेक्ट से संभाला, लेकिन क्या हमें गारंटी है हमारे बच्चे हमें उस रिस्पेक्ट से संभालेंगे? वैसे मैं एक बात कहता हूँ, जब सर पर चांदी आती है ना, जब सर पर चांदी आती है तो जेब में सोना होना बहुत जरूरी है। जेब में सोना होगा ना तो सोना उस चांदी की कदर करता है भाई साहब। बुढ़ापे में अगर आपके पास
बुढ़ापे में अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बुढ़ापे में अगर आपके पास पेंशन नहीं है, बुढ़ापे में अगर आपके पास इनकम नहीं है, तो आप धीरे 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 उस परिवार के ऊपर बोझ बनने शुरू हो जाते हो। ये मैं नहीं कहता हूं, ये अगल बगल का हमारे आसपास का इतिहास कहता है, हमारे अगल बगल का अनुभव कहता है। दोस्तों, अगर बुढ़ापे में आपकी इनकम देखिए ना, आपको 30वें साल में जॉब लगा, 30 साल से लेकर 60 साल तक आपने पैसा कमाया, मतलब राजा की जिंदगी आपने जी। हर महीने पैसा आया, परिवार को पैसा खर्च किया, परिवार को आपने पैसा दिया है। आपका हाथ देखिए ऐसा था, पूरे 30 साल में आपका हाथ ऐसा था। और जैसे ही 30 साल में आपका रिटायरमेंट आ गया, और अभी तो पेंशन भी नहीं है, इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और वही हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगा। बच्चों के पास पैसे मांगने पड़ेंगे, अपने निजी खर्चों के लिए आसपास पैसे मांगने पड़ेंगे। इसका मतलब जो व्यक्ति जिंदगी भर राजा बना रहा, वो एक रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली गुलाम बन जाता है। सॉरी टू से दैट। मुझे पता है आपको शायद ये सुनना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन यह जिंदगी की एक असलियत है जो मुझे आपके सामने रखना एक अवेयरनेस के हिसाब से मेरा फर्ज भी है। तो सिर्फ छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे लाइफ का ये सबसे बढ़िया स्टोरी है। मैंने जिन जिन लोगों को ये स्टोरी सुनाया, सभी लोगों ने स्टोरी को जबरदस्त, मतलब बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत अच्छा कहा। स्टोरी कुछ इस प्रकार की है। एक शहर, एक नगर था, नगर। उस नगर का एक नियम था। नगर का हाथी जिस किसी के गले में फूलों की माला डाले, वो उस नगर का राजा, वो उस नगर का राजा। उसको 5 साल तक जैसे चाहे वैसे राज करना है, जो अय्याशी करनी है, जो कुछ मजे करने हैं, वो मजे कर सकता है। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे हो जाए, उस राजा को नगर के बगल में एक नदी बहा करती थी। नदी के उस पार एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में छोड़ा जाता, जहां के जानवर उस राजा को नोच नोच के खाते थे। ऐसा एक रिवाज था। और ऐसे में एक राजा के 5 साल पूरे हो गए। अब राजा को सलाखों से बांध कर लाना था। इसके लिए सैनिक उस महल में घुस गए। तो सारे सैनिक अचंभित हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, राजा तो राजवेश पहनकर खुद नीचे आ रहा है। राजा राजवेश पहनकर खुद नीचे आ रहा है। राजा के सर पर मुकुट है, राजवेश पहनकर, मुकुट पहनकर नीचे आ रहा है। राजा के चेहरे पे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। राजा ने कहा, अरे आपकी आने की क्या जरूरत है, मैं स्वयं आ रहा हूँ। राजा महल से उतरकर रथ में बैठा। सारे सैनिक अचंभित हो गए, सारी प्रजा अचंभित हो गई, क्योंकि यहाँ से सलाखों से बांधकर राजा को खींच के लेकर जाएगा, यह देखने के लिए सारी प्रजा भी आई थी। तो सारी प्रजा अचंभित हो गई। अभी तक के राजा सलाखों से बांध कर ले गए थे, रोते रोते गए थे। ये पहली बार कोई ऐसा राजा है जो सबको प्रणाम कर रहा है, सबको नमस्कार कर रहा है। ऐसे में वो रथ नदी के पास आ गया और राजा उतर कर नाव में बैठ गया। अब नाविक को अनुभव क्या था सालों से, जितने भी राजा यहाँ से गुजरे सब रोते रोते गुजरे। सबके चेहरे पर खौफ था, डर था, सलाखों से बंधे हुए थे। ये पहली बार ऐसा राजा जा रहा है जिसको न सलाखों से बांधा है, न चेहरे पर खौफ है, न कोई डर है, बस उसके चेहरे पर बस एक प्रसन्नता है। अब उस नाविक ने बीच मझधार में राजा को सवाल पूछा, हे राजन, राजा को सवाल पूछा, हे राजन, अभी तक जितने भी राजा यहां से गुजरे, सबके चेहरे पर डर था, खौफ था, सबके सामने मौत थी। आप ऐसे राजा हो, आपके चेहरे पर न खौफ है न डर है, इसका क्या कारण है? राजा हंसा। राजा ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पहले जितने भी राजा यहां से गुजरे सब मौत की चपेट में जाने वाले थे, इसके लिए डर रहे थे। लेकिन मैंने उन राजाओं की तरह केवल 5 साल राजभोग का इस्तेमाल नहीं किया। पहले ही साल जब मैं राजा बना था ना, तब मुझे पता था कि मुझे छठे साल इसी घने जंगल में जाना है, जाना पड़ेगा, और यहाँ के जानवर मुझे नोच नोच के खाएंगे। मैंने क्या किया, पहले ही साल में मैंने सैनिकों को उस जंगल में भेज दिया और सारे जानवरों को पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया। अब मुझे नोच कर खाने वाला वहां पे कोई जानवर है ही नहीं। दूसरे साल मैंने और सैनिकों को भेजकर सारा जंगल साफ करवा दिया।
तीसरे साल मैंने यहाँ के बिजनेस उद्योग धंधे ये उद्योग या कंपनियां वहां पे भेज दी, जाओ टैक्स फ्री जोन, वहां पे कोई टैक्स नहीं है। चौथे साल मैंने यहाँ के विद्वान लोगों को धीरे धीरे वहां पे भेज दिया। अब पांचवा साल हुआ है, वहां पे नया राज्य का निर्माण हुआ है और वहां की प्रजा इस राजा का इंतजार कर रही है। वहां की प्रजा इस राजा का इंतजार कर रही है। अरे यहाँ पे तो मैं 5 साल का राजा था, लेकिन वहां पे मैं जिंदगी भर का राजा बन गया। जिंदगी भर का राजा बन गया। जिंदगी भर का राजा बन गया। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, कहानी ये जिंदगी में एक बहुत बड़ा मैसेज देती है, बहुत बड़ा मैसेज देती है दोस्तों। वो मैसेज क्या है कि 5 साल का राज है ना, वो केवल राज को भोग में व्यस्त मत हो जाओ। 5 साल के बाद के राजा की फिक्र करो। दोस्तों, ये हमारी 30 साल से लेकर 60 साल की आयु है ना, वो वही है 5 साल का राज। और इसी 5 साल के राज में आपको फिक्र करनी है 60 साल के राजा की, जो 60 साल से 80 या 90 या 85 साल का जर्नी करने वाला या 100 साल का जर्नी करने वाला है। उस राजा की फिक्र और कोई नहीं, ये 30-40 साल के राजा को अभी करनी है। जिसे उस राजा ने प्लानिंग किया था, वैसे इस राजा को भी अपने ही भविष्य का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बुढ़ापे में दोस्तों, अगर हमें कुछ नहीं मिलता वो है सम्मान। मैं हर घर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर घर की बात कर रहा हूं। अगर बुढ़ापे में पैसे है तो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, आपका बेटा, आपकी बहू आपको आपको जो चाहिए वो देने का प्रयास करते हैं। सबको लगता है कि नहीं, हमारे पापा हमारे माताजी हमारे पास रहनी चाहिए क्योंकि उनको अच्छी पेंशन है। देखिए, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि बेटा और बहू खराब है ना। बेटा और बहू कभी खराब हो ही नहीं सकते। अरे बुढ़ापे में आपके पास पैसा ना हो, ये सबसे बड़ी खराबी है। प्रॉब्लम पैसे का है। रिलेशन तो पैसों के साथ कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। कहीं ना कहीं वो बंधा हुआ है। जिस बुढ़ाओ के पास, जिस ओल्ड व्यक्ति के पास में पैसे नहीं है ना, उसके पास ना पोते आते हैं ना नाती आती है, क्योंकि उनको खांसी है। देखिए दोस्तों, ये जिंदगी की एक कड़वी लेकिन हकीकत है। और मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि लोगों की आयु अभी 80-85 साल तक तो आराम से जा रही है। अब हम लौट के आते हैं इस यहाँ पे। सो डू यू हैव एनी गारंटी? क्या आप मुझे सर, बच्चों के पीछे, बेटी के पीछे जो खर्च करना ये हमारा फर्ज है, वो तो करना ही है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक गारंटी ले सकते हैं? जिन बच्चों को 25 साल आपने पाल पोस कर बड़ा किया, प्यार दिया, उनका एजुकेशन दिया, उनकी शादी करा दी, आज उनके जीवन में उनकी पत्नी आई है, क्या आप भरोसा ले सकते हैं कि आपके बेटे अब आज जीवन जिंदगी भर आपको उसी रिस्पेक्ट से संभाले? कभी कभी रिस्पेक्ट से संभालना क्या, कुछ बच्चे संभालने के लिए भी इनकार कर देते हैं। इसीलिए तो आज बहुत जगह पे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। बच्चों को माता पिता एक बोझ लगने लगते हैं। दोस्तों, ये अवेयरनेस प्रोग्राम में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे को मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि बच्चे गलत है। क्योंकि उनके उनके एंगल में अगर आप सोचते हो तो उनका जो खर्चा, उनका जो घर, क्योंकि 2 जनरेशन का गैप है। और ऐसे में माता पिता अपनी बात अगर कुछ बोलते हैं, मनवाते हैं, तो वहां पे बहस की शुरुआत होती है। और जहां बहस होती है वहां पे फिर बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि शायद हम अलग अलग रहे वो अच्छा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको बच्चे संभाले या नहीं संभाले कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी पोजीशन क्यों नहीं होती? बच्चे संभाल लिए बहुत अच्छा है, नहीं संभालिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पैरों पर आज भी खड़ा हूं, रिटायरमेंट के बाद भी खड़ा रहूंगा। क्यों ना इस बारे में सोचते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक एक इसी बात पर एक आइडिया दे रहा हूं। जिस तरह, क्योंकि अभी आप 30 उम्र के, 40 उम्र के, आप अभी जिस तरह अपने बच्चों को, बेटे के लिए, बेटी के लिए महीने का 10-10 हजार रुपया खर्च कर रहे हो ना, आज मैं आपको एक बच्चा गोद देने आया हूं। आज मैं आपको एक बच्चा गोद देने आया हूं। ये बच्चे को आप गोद ले लीजिए, ये बच्चे को आप गोद ले लीजिए दोस्तों। ये बच्चे को गोद दे रहा हूं और ये बच्चा है एक एडॉप्ट चाइल्ड मैं आपको देने जा रहा हूं।
जिस तरह आप अपने बच्चों के पीछे 10-10 हजार खर्चा कर रहे हो, इस एडॉप्ट चाइल्ड के ऊपर भी 10 हजार खर्चा करो। आपको हर महीने का 10-10 हजार इसके पीछे भी खर्चा करना है। इस बच्चे को आप अपने बच्चे को जैसे 25 साल संभालोगे, इस बच्चे को भी आप 25 साल संभालो। 25 साल में ये बच्चा इतना जवान हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा। आपके बच्चों की शादी करनी पड़ेगी, आपके बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं बीमार हो गए, कहीं यहाँ वहाँ चले न जाए, 24 घंटा हमारी निगरानी में रहते हैं बच्चे। इस बच्चे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं। ये बच्चा आपके घर की अलमारी में ऐसा ही बंद रहेगा, और ये बाहर कब निकलेगा? बराबर 25 साल के बाद। न ये बीमार पड़ेगा, न इनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, कुछ नहीं। 25 साल के बाद ये जवान बनकर बाहर आ जाएगा। अच्छा, यह बच्चा जिंदगी भर आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा अपने माता पिता की सेवा के लिए। यह बच्चा आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा अपने माता पिता की सेवा के लिए। और जिन माता पिता ने इस बच्चे को 10 हजार रुपया प्रतिमाह खर्चा किया इस बच्चों के पीछे, वो बच्चा अब आजीवन महीने का, साल का 2.5 लाख, तकरीबन 2,40,000 अपने पापा को, अपने माता माता को खर्चे के लिए देगा। 2,40,000 अपने माता पिता को खर्चे के लिए देगा, वो भी 1 रुपए का कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। हर साल फिक्स, इसमें कोई कम भी नहीं होगा। जो है वो फिक्स अमाउंट है, गारंटेड अमाउंट है। ये बेटा आज से 25 साल के बाद आपको 2,40,000 हर साल का टैक्स फ्री खर्चे के लिए देगा। हर साल लेते रहिए। ये बेटा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा। हर साल आपके पास 2,40,000 आएगा, आपका अपना निजी खर्चा आप इस पैसे से कर सकते हैं। आप अपने बीबी को लेकर आप चारों धाम कर सकते हैं, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, आप पूरा हिंदुस्तान घूम सकते हैं, कभी विदेश जा सकते हैं। आपको किसी के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ये एडॉप्ट चाइल्ड, गोद लिया हुआ बच्चा आपको हर साल का 2,40,000, तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास देता रहेगा। ये कब तक देता रहेगा? जब तक आपकी आपकी जिंदगी है, जब तक आपकी जिंदगी है, लाइफ टाइम तक आपको देता रहेगा भाई साहब, लाइफ टाइम को। जिस बच्चे को आपने केवल 25 साल संभाला, वो बच्चा 25 साल के बाद आपको आजीवन जिंदगी भर आपको 2.5 लाख रुपए के आसपास अमाउंट देगा। और भाई साहब एक बात कहूं, जब भी इस दुनिया को आप और हम अलविदा करेंगे ना, बराबर है, जब भी इस दुनिया को अलविदा किया जाएगा, उस समय में यही बच्चा, यही बेटा, कम से कम देखिए, यही बेटा कम से कम 1 करोड़ रुपया अपने दोनों भाइयों में आपस में बांट देगा। मतलब खुद भी नहीं रखेगा। हर साल आपको 2,40,000 देगा ही देगा। ऊपर से जब भी जिंदगी में, जब भी इस दुनिया को जब अलविदा किया जाए, तो ये बच्चा आपके दोनों बच्चों के बीच में, मतलब उसके दोनों भाइयों के बीच में 1 करोड़ रुपए आपस में बंटवा देगा। दोनों भाइयों को 1 करोड़ रुपए आपस में उनको दे देगा। आफ्टर फादर डेथ, द अडॉप्ट चाइल्ड विल पे 1 करोड़ अमंग 2 चिल्ड्रन। भाई साहब, ये अडॉप्ट चाइल्ड को देखो, यहाँ पे देखो, ये अडॉप्ट चाइल्ड कौन है? ये अडॉप्ट चाइल्ड है श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता की सेवा के लिए तत्पर रहेगा, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, और बस अपने पापा को हर साल का 2,40,000 देता जाएगा। उनके दवाई का खर्चा, उनके रिटायरमेंट के बाद का तमाम खर्चा ये बेटा उठाएगा। आपके बेटे के ऊपर कोई बोझ ना आने देगा, आपके बेटे का और आपका रिलेशन के ऊपर कोई खराबी ना आने देगा। ये एक बेटा है जो केवल आपके लिए जिंदगी भर काम करता रहेगा। भाई साहब, आज ये श्रवण कुमार मैं आपको गोद देने आया हूँ। सारे लोगों से एक ही विनती है, अपने बच्चों को संभाल लीजिए, अपने बेटे को। तमाम खर्चा जो कुछ करना है वो तो आपको करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो हमको करते ही रहना है। लेकिन भाई साहब, एक ऐसा बच्चा अभी से गोद ले लीजिए, आपके बुढ़ापे में वो बच्चा आपको आजीवन जिंदगी भर संभाले। और यह बच्चा है दोस्तों, एक ऐसी योजना जो आपको आजीवन 2,40,000 रुपया 10 हजार की इन्वेस्टमेंट पर दे। ये ऐसी योजना, अब आप बोलोगे मुझे 10 हजार नहीं, क्या मैं महीने का 30 हजार दे सकता हूँ? जी हाँ,
महीने का 30,000 दे दीजिए, ये बच्चा आपको 7.5 लाख रुपया हर साल का आपको देगा। जितना आप इस बच्चे के लिए खर्च करोगे, लगभग उससे उसी प्रोपोर्शनेट रेट में ये बच्चा आपके लिए खर्च करेगा। जिंदगी भर आपके साथ आपको कभी गुलाम नहीं बनने देगा। आपको रिटायरमेंट के बाद भी राजा बनाएगा। और ये बच्चा मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम उसकी अनोखी योजना है, जबरदस्त योजना है, और वो योजना है जीवन उमंग। दोस्तों, आप लो न लो या और बात है, लेकिन गारंटेड प्लान चाहिए, गारंटेड आज की तारीख में। देखिए, आज की तारीख में अगर रिटर्न गारंटेड चाहिए, ये इकलौता ऐसा प्लान है जो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल नहीं, आपकी 100 साल की गारंटी लेता है। 100 साल तक की गारंटी लेता है कि आपको 100 साल तक वो गारंटेड रिटर्न देगा। ये आप बोलोगे मुझे 25 साल नहीं चाहिए, मुझे 20 साल चाहिए, कोई बात नहीं, 20 साल का मिलेगा। आप बोलोगे मुझे 20 साल नहीं, 15 साल चाहिए, कोई बात नहीं, 15 साल का मिलेगा। तो ये 25 साल, 20 साल, 15 साल आपके अनुसार है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया सालाना 15 साल रखता है, साल भी अगर निवेश करता है, तो 15 साल के बाद उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया सालाना आजीवन आता रहेगा, जिंदगी भर आता रहेगा। वैसा जिन जिन लोगों को पेंशन आ रही है ना, पेंशन, सारी की सारी पेंशन टैक्सेबल है। ये इकलौती पेंशन ऐसी है जो टैक्स फ्री आ रही है। 1 रुपए का टैक्स नहीं आएगा। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आपको देगी, लेकिन 1 रुपया टैक्स नहीं लेगी। ये सबसे अनोखी बात है। और फिक्स रिटर्न वाला ये प्लान है। और दोस्तों, 15 साल के लिए अगर 1 लाख रुपया आपने रखा, तो 1 लाख रुपया 15 साल के बाद आजीवन मिलेगा। 20 साल के लिए अगर 1 लाख सालाना आपने निवेश किया, तो 20 साल के बाद 1.5 लाख रुपया सालाना आपको आजीवन आएगा। अगर 1 लाख रुपया 25 साल के लिए रखा, तो 2 लाख रुपया सालाना आपको आजीवन आएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 15 साल में सिंगल, 20 साल में 1.5 गुना, और 25 साल में 2 गुना। जितना इन्वेस्टमेंट करोगे, उसका 2 गुना आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पे भी 1,20,000 आप निवेश करते हो, और 2,40,000 आपको आजीवन मिलता है। अच्छा, आप तो आजीवन ले लेते हो, लेकिन जब इस जिंदगी को हम अलविदा करते हैं ना, जिंदगी को जब भी अलविदा किया जाएगा, तो हमारे परिवार को 1 करोड़ रुपया एडिशनल मिलता है। ये सबसे बड़ी खूबी है भाई साहब, सबसे बड़ी खूबी है। ऐसे दादा, ऐसे परदादा, ऐसे नाना या दादा बहुत खुशनसीब होते हैं, जो इस दुनिया को जाते जाते अपने नाती और पोती को करोड़पति बनाकर जाते हैं। ये दादा कभी मरते नहीं, ये जिंदगी में अमर बन जाते हैं। मतलब दोस्तों, मरण हर एक के नसीब में होता है, लेकिन मरण को अगर उसको स लगाया जाए ना मरण को, तो वो स्मरण होता है। और ये दादा इस जिंदगी से जब भी इस जिंदगी से अलविदा हो जाएंगे, अपने बच्चों के दिमाग में, दिल में एक स्मरण बनकर रहेंगे। जो वो अपने जीते जी भी वो राजा बनकर रहे, और जाते जाते अपने पोतों को भी और राजा बनाकर गए। सो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज अ प्लान। दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है, अवेयरनेस है। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही मिशन है। आज से 15 साल के बाद, या 20 साल के बाद, या 25 साल के बाद, जब आपकी रिटायरमेंट की उम्र होगी, तब वो सम्मान आपको मिले, वो रिस्पेक्ट आपको मिले। पैसे के लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अगर कोई बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट करवाना है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज न किया जाए। आपके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट किया जाए। मेरा एक ही मिशन है कि बुढ़ापे में आप और आपकी पत्नी जो सपने आपने, जब मतलब आप बच्चों का पालन पोषण करते समय जो सपने पूरे नहीं कर पाए, वो बुढ़ापे में यहाँ वहां घूमने जाने के सपने आप जरूर पूरे कर सकते हैं। ये मेरा सपना है, ये मेरा मिशन है। और इस मिशन के तहत आज हमने ये आपको एक वेबिनार लिया है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों के ऊपर खर्चा करना है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक बच्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जितना आपके बच्चे हैं उतना ही वो भी बच्चा महत्वपूर्ण है, वो है आप। कहते हैं बुढ़ापा एक बचपन होता है, बुढ़ापा बचपन होता है। तो उस बुढ़ापे के बचपन की उस बुढ़ा बचपन वाले बुढ़ापे की फिक्र कौन करेगा? तो आपको और हमें करनी है। तो दोस्तों, कुछ जिंदगी में पैसा बचाइए, बचत का मार्ग अपनाइए। इस जिंदगी में सक्सेसफुल वो लोग वो नहीं है जो इनकम में से जो कुछ खर्चा है वो खर्चा निकाल कर बचे हुए अमाउंट को सेव करते ना। देखिए, जिंदगी का आपको एक जबरदस्त रूल बताता हूँ। बड़ी बड़ी किताबें आप पढ़िए,
बड़ी बड़ी किताबों का एक ही मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, बड़ी बड़ी किताबों का एक ही सॉल्यूशन है। सफल और असफल व्यक्ति का एक मैं आपको आइडिया बताता हूँ, ये कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं, देखिए ये आदमी है, इसको हम कहेंगे अनसक्सेसफुल। ये आदमी अपने जीवन में अनसक्सेसफुल रहा और ये आदमी उसके जीवन में सक्सेसफुल रहा। तो क्या दोनों में क्या अंतर था दोस्तों? ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं। तो आप बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद आपके पास वो सॉल्यूशन आएगा, वो आज मैं आपको रेडीमेड देने का प्रयास कर रहा हूं। ये दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में अंतर क्या है, मतलब 15-20 सालों के बाद अगर दोनों को दिखाया जाए तो एक सक्सेसफुल होता है, एक एक व्यक्ति अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल होता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताता हूँ। अनसक्सेसफुल आदमी क्या करता है मालूम है? इनकम, वो इनकम कमाता है, हर महीने का इनकम उसके पास भी आता है, लेकिन वो क्या करता है मालूम है? इनकम माइनस इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ये हमने हमारे किताबों में सीखा था। इनकम माइनस एक्सपेंसेस बराबर है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग। दोस्तों देखिए मैंने क्या लिखा है, अनसक्सेसफुल लोग क्यों होते हैं? क्योंकि वो इनकम में से खर्चा निकालते हैं और बचे हुए पैसे को सेविंग में डालते हैं। मुझे एक चीज बताइए, आज की तारीख में इनकम आपके कैपेसिटी में नहीं है। हर महीने का सैलरी आएगा, सैलरी आप एक झटके में उसको बढ़ा नहीं कर सकते, दुगना नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी तो आपके प्रमोशन पर डिपेंड है। तो सैलरी तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन हाँ हमारा खर्चा है ना, खर्चा, ये आदमी, क्योंकि सैलरी आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन खर्चा कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर बने हुए हैं, ये डीमार्ट, ये बिग बाजार, ये बड़े बड़े स्टोर क्या है, ये क्या है? उसके बाहर ट्रॉली होती है, जैसे आप इंटर करो ना, एक बहुत बड़ी ट्रॉली के साथ आपको अंदर एंट्री मिलती है। और ट्रॉली इतनी बड़ी होती है ना, फिर हमारा ईगो वहां पे आता है, अरे सबकी ट्रॉली भरी हुई है, हम एक दो आइटम कैसे ले लेंगे? फिर आप ना, जो नहीं चाहिए, भले वो भविष्य में उसकी जरूरत है, नहीं चाहिए वो भी आप ले लेते हैं। धीरे धीरे बच्चों के साथ जाएंगे तो वो ट्रॉली भरते जाती है और ऑटोमेटिकली आपका वहां पे प्लास्टिक मनी यूज होता है, कार्ड यूज होता है। फिर क्रेडिट कार्ड अगर है तो जाहिर सी बात है आप माइनस जिंदगी जीते हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो आपके इनकम से ज्यादा पहले ही खर्चा करवा देता है। अगर एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा तो दोस्तों सेविंग आपके ना के बराबर होता है। और लाइफ में अनसक्सेसफुल लोग वही है जो यहाँ पे सेविंग जिनकी ना के साथ होती है। अब मैं आपको बताता हूं सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं। भाई साहब, सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो सबसे पहला इनकम कमाते, सबसे पहला वो कमाते इनकम, बराबर है? इनकम में से वो माइनस करते हैं खर्चे नहीं, इनकम में से पहले माइनस करते हैं सेविंग। इनकम में से पहले सबसे पहले माइनस करते हैं सेविंग और फिर बचे हुए पैसे को खर्च करते हैं। दैट इज सक्सेसफुल फॉर्मूला। दोस्तों इस कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जिन लोगों को महीने का 50,000 का इनकम था, उनको लग रहा था मैं पैसा बचत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक झटके में कोविड ने, उसके उसके मालिक ने उसका सैलरी 50,000 की जगह पे अभी केवल 30,000 हाथ में दे रहा है। मालिक ने कहा देखो भाई साहब, देखिए 30,000 अगर में काम कर सकते हो तो करो, अन्यथा आप जा सकते हो। अब मजबूरी में 30,000 में वो काम भी कर रहा है और घर का खर्चा भी एडजस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कंट्रोल कहाँ पे आया? एक्सपेंसेस पे। इनकम में तो आ गया, एक्सपेंसेस में भी कंट्रोल आ गया। अब हम 30,000 में पूरे घर को कैसे मैनेज करते हैं? इसका मतलब क्या है? कंट्रोल किया जा सकता है, आप कर भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों दोस्तों कोविड ने जो सिखा दिया है, मैं आज आपको बताता हूँ, एक ऐसा इनकम, एक ऐसा सेविंग, पहले ही इनकम में से माइनस करिए, बचत का मार्ग अपनाइए और बचे हुए अमाउंट को खर्चे में तशबिल करिए।
खर्चे में फिर आप उसको खर्चे करिए। सो ये एक जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है, जिंदगी का सबसे बड़ी शिक्षा है। उम्मीद करता हूँ जितने भी गेस्ट आए, आप मुझे अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मुझे बाय रिस्पेक्ट, मैं क्योंकि आपको बहुत कुछ चीज पता होगी, बाय रिस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक चीज आप जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ मैं चाहता हूँ, आपने आपने जो हमें समय दिया वो काबिले तारीफ था, बहुत बढ़िया था। दोस्तों, इसी के साथ मैंने ये जो श्रवण श्रवण कुमार कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट यही कहता है कि जिंदगी में अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा बनाओ, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर भविष्य में निर्भर न रहने के लिए और एक बच्चे को गोद ले लो, और वो है श्रवण कुमार। वो आजीवन आपकी सेवा करेगा, आजीवन आपके साथ रहेगा, और वो है भारत सरकार का गारंटेड रिटर्न वाला जीवन उमंग प्लान, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आप उसको ले सकते हो। मेरा कहना, आप लो न लो ये अलग बात है, मेरा कहना है ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा। भाई साहब, ये 45 मिनट या आधा घंटा आपने या 1 घंटा आपने यहाँ पे गुजारा, आपको कैसा लगा? तो इसके प्रति आपको कोई सवाल है क्या? तो मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूं, स्पेशली मैं गेस्ट लोगों को पूछना चाहता हूं, भाई साहब आपका आज के इस वेबिनार के प्रति क्या फीडबैक है? एनीवन कैन टॉक टू। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं गेस्ट के साथ सामने सामने रूबरू बात करूं। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे बुलाया है, उस व्यक्ति का एक ही पर्पस था, एक ही ये था कि मैं जिस व्यक्ति को जानता हूं, क्योंकि वो भी भविष्य में बुजुर्ग होने वाला है, बूढ़ा होने वाला है, लेकिन उसकी जिंदगी उस समय में शांति के साथ बीते, आर्थिक स्थिति के शांति के साथ बीते, लक्ष्मी के साथ बीते, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बुढ़ापे के बाद भी उसके पास हो, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, वो इज्जत भरी सम्मान भरी जिंदगी जिए, आज भी राजा है, बुढ़ापे के बाद भी राजा बनना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर आपके इस मित्र ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया। मैं आपको विनती करूंगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर आपके मित्रों को जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया उनको जरूर थैंक्स बोलिएगा। और मैं चाहूंगा आप में से जो इस समय गेस्ट आए हैं, सर कोई गेस्ट है जो मुझसे बात करना चाहेगा, या कोई फीडबैक या कोई सवाल मुझे इसके ये टॉपिक के रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहेगा? यस, एनीबडी? आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। Hello, हेलो, यस सर। my name is Satya Narayan. यस सर। This is a very eye-opening talk. I'm immensely pleased to say that it's really helpful and then very advised by you. So I have a question. I am at 58. You are 58 right now. Yeah. How does it going to affect me in this situation? Okay. Right now, sir, because you are almost reaching that, that borderline. So Yeah. now you can do one thing. After retirement, if suppose you are going to retire after 2-3 years, you will get a lump sum amount in that case. Don't keep lump sum amount in bank or in post office. Why? I will say why. सी, ये एक आदमी की नहीं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अगर बैंकों में रहता है ना कोई लमसम अमाउंट, तो परिवार के सभी को पता है कि बैंक में 50 लाख रुपया रखा है, उसके ब्याज पर हमारे पापा का सब चल रहा है। ऐसे में बेटा आके कहेगा मेरे बिजनेस के लिए मुझे 10 लाख चाहिए, बेटी जमाई आकर कहेगी मुझे थोड़ा घर लेना है, मुझे थोड़ा मदद करिए। ऐसे में आप ना बोलते हो तो भी प्रॉब्लम है, हाँ बोलते हो तो भी प्रॉब्लम है। पैसे को ब्लॉक करिए। डोंट प्ले विथ योर प्रिंसिपल अमाउंट, प्ले विथ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर आप गेम खेलिए, प्रिंसिपल अमाउंट को फिक्स करिए, और उसका जो ब्याज आएगा ना उसके ऊपर जो करना है वो करिए। तो इसके लिए आई विल हाईली रिकमेंड यू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जीवन अक्षय स्कीम, दैट इज गारंटेड। इफ यू इन्वेस्ट एनी lump sum amount today, you will get a fixed return, guaranteed return throughout the lifetime. वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट गिर गया, मार्केट नीचे आ गया, धीरे धीरे मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये भी नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है जो बैंकों में होगा पोस्ट ऑफिस में होगा। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आज मिलेगा वो आपको जिंदगी भर के लिए रहेगा। दैट इज अ ग्रेट थिंग, वो बहुत बढ़िया रहेगा। सो आई हाईली रिकमेंड यू, अगर भविष्य में रिटायरमेंट के समय कोई लमसम अमाउंट आ जाता है, उस अमाउंट को आप सही जगह पर निवेश करिए। तो जिन्होंने आपको यहाँ इन्वाइट किया है वो ही इज अ वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही विल गाइड यू, he will guide Yeah, you. Mr. Rajkumar. Yeah, Mr. Raj, he's an excellent person, he's a very knowledgeable person, he will definitely guide you, sir. Yeah,
Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Okay, friends, anybody want to share anything? Anybody want to ask any question related with today's topic? Any especially any guest? Okay, so मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन, अच्छा यू कैन इवन आप चैट पर भी लिख सकते हो अगर आपका आज का वेबिनार आपको कैसा लगा, यू कैन यूज द चैट और चैट पे आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। क्या भविष्य में इसी प्रकार का कोई वेबिनार अगर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या आप आना पसंद करोगे? कहीं आपको ये तो नहीं लगाना कि मेरा ये 1 घंटा कहीं बर्बाद हो गया? No, it is very, very useful and very eye-opening to everyone. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you very much. So, friends, we are trying to do these types of workshop it's a free of charge in a future. मतलब जैसे जैसे हम आगे इस तरह के हम लोग वेबिनार प्लान करेंगे, क्योंकि ये मिशन के तौर पर हो, लोगों को उसका मिशन के तौर पर लोगों को भविष्य में एक शांति के साथ वो लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उनको मिले और उनकी जिंदगी सुकून के साथ गुजरे। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस व्यक्ति को जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है कि आपका भविष्य भी उसी सुकून के साथ जाए, उसे राजा की तरह जिए। सो मैं चाहूंगा एक बार सब लोग मिलके जिन्होंने हमें यहाँ आपको यहाँ इन्वाइट किया है उन हमारे अपनों के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, जिन्होंने आपको यहाँ इन्वाइट किया। थैंक यू वेरी मच सर। और सबसे पहला थैंक यू मैं आप लोगों के लिए भी बजाता हूं जो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए। तो सारे मेरे साथियों से मैं कहूंगा हमारे गेस्ट के लिए एक जबरदस्त ताली बजाए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विथ मी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गुड डे, थैंक यू। और मैं चाहूंगा आप अपने एडवाइजर से मिलिए और रिटायरमेंट के बाद राजा कैसे बनाया जाता है इस प्लान के बारे में जरूर चर्चा करिए। धन्यवाद, नमस्कार।